वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 12 इनकम टैक्सेस में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है काशिफ लिमिटेड। इस क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसके अंदर जो हम डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी की रिकग्निशन और उसकी एक्सेप्शंस जहाँ जहाँ पे जिन टेम्परेरी डिफरेंस पर हमने डेफर्ड टैक्स रिकग्नाइज नहीं करना होता उन सबको ये कवर करता है कम्प्लीटली और बिल्कुल सिंपल वे में। तो हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक काशिफ लिमिटेड फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिंस इनकॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2021 इज एज फॉलोज आफ्टर करंट टैक्स बट बिफोर एनी इफेक्ट्स ऑफ डेफर टैक्स। तो इसके अंदर हमारा फोकस करंट टैक्स नहीं है, उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया गया है। हमारा फोकस सिर्फ डेफर टैक्स है और क्योंकि ये एंटिटी का फर्स्ट ईयर है तो हम अभी ओपनिंग डेफर टैक्स की ना हमारी कोई लाइबिलिटी होगी ना कोई एसेट होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जो है कैलकुलेशन सिर्फ क्लोजिंग डेफर टैक्स की कर रहे होंगे। नॉन करंट एसेट में हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, लग्जूरियस कार। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश है। इसके बाद इक्विटी में शेयर कैपिटल और रिजर्व है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, प्रोविजन, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अदर पेबल्स की वैल्यू जिसमें करंट टैक्स भी शामिल है, करंट टैक्स पेबल वो गिवन है। क्वेश्चन में फिर फर्दर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बिल्डिंग से रिलेटेड है कि ये 700 मिलियन की परचेज की गई थी और अब इसका जो कैपिटल अलाउंस है वो अब तक इस पर टिल नाउ कैपिटल अलाउंस ऑफ ₹400 मिलियन हैव बीन क्लेम। कैपिटल अलाउंस मींस टैक्स डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब है कि इस एसेट की जो टैक्स बेस है दैट इज 300 मिलियन। सेकंड है लैंड। Land is freehold and was purchased for ₹400 million and valued to ₹500 million during the year. Tax authorities do not consider revaluation of any asset. तो यानी टैक्स अथॉरिटीज की नज़र में जो लैंड की टैक्स बेस है दैट इज 400 मिलियन। Third, luxurious car was purchased at start of the year for ₹125 million and KL intends to use this throughout its useful life of 5 years and then dispose of it for a residual value of nil. Depreciation of car is not deductible for tax purposes. On disposal, any capital gain would not be taxable and any capital loss would not be deductible. ये जो सी पॉइंट है ये एक ऐसी एग्जांपल है जहां पर हमारा अपेरेंटली टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा लेकिन उसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये बाय नेचर परमानेंट डिफरेंस है। स्टैंडर्ड इसको डिफाइन करता है कि इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी दैट इज नॉट अ बिजनेस कम्बिनेशन एंड नीदर अफेक्ट्स द टैक्सेबल प्रॉफिट नॉर अकाउंटिंग प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ इट्स रिकग्निशन। तो इसके जो इम्पैक्ट्स आएंगे उनको हमने इग्नोर करना है। अब क्योंकि टैक्स वाले उसकी कोई डिडक्शन नहीं देंगे, उसको वो मानते नहीं है, तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो इसकी टैक्स बेस है दैट इज जीरो। फोर्थ है प्रोविजन रिलेट्स टू एक्रूड प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट फॉर टैक्स पर्पसेज द प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट विल नॉट बी डिडक्टेबल अंटिल द एंटिटी पेज क्लेम्स। तो अभी वो इस लाइबिलिटी को नहीं मानते, जब आप पेमेंट करेंगे तब वो इसको एक्सपेंस के तौर पे मानेंगे। तो इसका मतलब है कि इसकी जो टैक्स बेस है दैट इज जीरो। इसे फार्मूला वाइज भी कैलकुलेट करना चाहें तो हम जो लाइबिलिटीज़ की टैक्स बेस कैलकुलेट करते हैं दैट इज कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट। तो फ्यूचर में जब हम पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन मिलेगी, तो प्रोविजन जो है वो जितनी की उसकी कैरिंग अमाउंट है उतनी की ही डिडक्शन मिल रही होगी फ्यूचर में। तो कैरिंग अमाउंट में से सेम अमाउंट फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट की लेस हो जाएगी, तो नेट हमारे पास जीरो आ जाएगा। देन ई पॉइंट है गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट टैक्सेबल नीदर व्हेन रिसीव्ड नॉर व्हेन इट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस। द टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ रिलेटेड एसेट इज कंसीडर्ड एज इफ नो ग्रांट वाज रिसीव्ड। वंस अगेन ये भी एक परमानेंट डिफरेंस है। हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को लाइबिलिटी के तौर पर शो करते हैं, उसका जो अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस होता है अंडर IAS 20। लेकिन अगर वो ग्रांट टैक्सेबल नहीं है तो ये एक किस्म का परमानेंट डिफरेंस है कि ना हम तो उसे इनकम बना रहे होंगे ओवर द पीरियड इन प्रॉफिट और लॉस, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज उसको इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगी, ना अभी ना बाद में। तो एक परमानेंट डिफरेंस राइज होगा। स्टैंडर्ड इसको डिफाइन करता है कि इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी है डेफर्ड ग्रांट जो है, दैट इज नीदर अ बिजनेस कम्बिनेशन। ऑब्वियसली जो ग्रांट मिल रही है वो बिजनेस कम्बिनेशन का पार्ट नहीं है। नीदर अफेक्ट्स टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ इट्स रिकग्निशन। तो जब इनिशियली हम ग्रांट को रिकग्नाइज करते हैं तो हम लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करते हैं और उसको फॉरन प्रॉफिट नहीं बनाते, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट भी इफेक्ट नहीं हो रहा होता। और जब हम उसको टैक्स के अंदर, तो उसको वैसे ही टैक्सेबल नहीं है, तो टैक्स के अंदर तो ना पहले ना बाद में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। Then inventories have been written down by ₹10 million to their NRV not allowed by tax rules। तो इसका मतलब है कि
इन्वेंट्रीज जो हमने 50 पर शो की हैं, ये 10 का राइट डाउन करके शो किए हैं जो टैक्स वाले नहीं मानते। तो 10 के राइट डाउन से पहले इन्वेंट्री की जो टैक्स बेस होगी दैट वुड बी 60। तो टैक्स बेस 60 है और हमारी जो अकाउंटिंग रूल्स हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी के हिसाब से इसकी कैरिंग अमाउंट 50 है। टैक्स बेस ऑफ ऑल अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट। अनयूज टैक्स लॉसेस 20 मिलियन के हैं, अनयूज टैक्स क्रेडिट 5 मिलियन के हैं और एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है। तो इस क्वेश्चन में बेसिक लेवल पर तमाम चीज़ें हैं और रिक्वायरमेंट ये है कि हमने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या एसेट जो भी आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो आपने इसके हर एंगल को कवर करना है ताकि इनिशियल लेवल पर, बेसिक लेवल पर आप डेफर्ड टैक्स की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले सकें। तो आंसर डेवलप करते हैं। सबसे पहले हमें एक टेबल बना लेना चाहिए जिसमें हम टेम्परेरी डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो बेसिकली टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ एसेट और लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस होगा वो टेम्परेरी डिफरेंस होगा। और टेम्परेरी डिफरेंसेस को हम देखेंगे कि कौन सा टैक्सेबल है, कौन सा डिडक्टेबल है और फिर उनमें से किसको इग्नोर करना है, क्योंकि जो परमानेंट डिफरेंस की नेचर में होंगे उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो एसेट्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर और उनकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर वैल्यू दी हुई है उसको एज इट इज़ मेंशन कर लेते हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ की। इक्विटी के आइटम्स आपने नहीं लेने, सिर्फ एसेट और लाइबिलिटीज़ के ऊपर डेफर्ड टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है, उन पे टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो रहे होते हैं। सो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, लग्जरियस कार, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल, प्रोविजन, गवर्नमेंट ग्रांट एंड अदर पेबल। और इनकी कैरिंग अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि उसमें फर्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो भी हम एज इट इज़ पिक कर लेंगे। तो जो अमाउंट गिवन थी उन्हीं को हमने कैरिंग अमाउंट के तौर पर इनकॉर्पोरेट कर लिया। इससे ज़्यादा जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें अक्सर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जो कैरिंग अमाउंट आपको दी हुई हो वो फाइनल ना हो और कोई डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट या रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट अभी होना बाकी हो, तो वो एडजस्टमेंट कर कर जो कैरिंग अमाउंट होगी वो आप यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। अब हम वन बाय वन तमाम आइटम्स की जो है टैक्स बेस को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले लैंड को देखते हैं। The land is freehold and was purchased for rupees 400 million and revalued to rupees 500 million during the year. Tax authorities do not consider revaluation of any asset. यानी 400 मिलियन की जो लैंड थी हमने रिवैल्यू करके अकाउंटिंग में 500 मिलियन की ले ली, लेकिन टैक्स वाले उसको नहीं मानते। टैक्स वाले लेकिन 400 की लैंड को तो मानते हैं, रिवैल्यूएशन के अलावा तो लैंड को मानते हैं, तो वो 400 मिलियन उसकी टैक्स बेस है। अब इस बेसिस पर क्योंकि कैरिंग अमाउंट है, लैंड एक एसेट है और कैरिंग अमाउंट है, तो टैक्स बेस कम है, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हमारे पास राइज हो जाएगा 100 का। नेक्स्ट हम बिल्डिंग को देखेंगे। बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर रुपीज 700 मिलियन एंड टिल नाउ कैपिटल अलाउंस ऑफ रुपीज 400 मिलियन हैव बीन क्लेम्ड। कैपिटल अलाउंस मीन्स टैक्स डेप्रिसिएशन। तो 700 में से 400 की डेप्रिसिएशन हमें अलाउ हो चुकी है, तो मजीद कितनी डेप्रिसिएशन या कॉस्ट डिडक्शन हमें अलाउ होगी 300 की। तो टैक्स की रूल्स के मुताबिक हमारे एसेट की जो वैल्यू है यानी टैक्स बेस दैट इज 300। वंस अगेन क्योंकि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा 200 का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो लग्जरियस कार से रिलेटेड है, जिसको टैक्स वाले जो है ना वो डिडक्टेबल है उसकी डेप्रिसिएशन, ना डिस्पोजल पे कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल होगा या कैपिटल लॉस डिडक्टेबल होगा। इट मीन्स कि ये परमानेंट डिफरेंस है और इसका जो जाहिर बात है टैक्स बेस तो ज़ीरो है कि टैक्स वाले इसको मान ही नहीं रहे, तो टैक्स बेस ज़ीरो है, टेम्परेरी डिफरेंस अपेरेंटली अराइज हो रहा होगा, बट हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये इन फैक्ट इन द नेचर ऑफ परमानेंट डिफरेंस है।
एंड वाई इट इज़ इन द नेचर ऑफ परमानेंट डिफरेंस, बिकॉज जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो इसकी, हम तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बना रहे होंगे ओवर द ईयर्स, लेकिन टैक्स वाले उस कॉस्ट को ना अभी डेप्रिसिएशन के तौर पर अलाउ करेंगे, ना डिस्पोजल के टाइम पर उसकी कॉस्ट को एक्सपेंस के तौर पर अलाउ करेंगे। तो जो हमारी और उनकी अकाउंटिंग का डिफरेंस है वो परमानेंट है, वो टेम्परेरी नहीं है, सो इट वुड बी इग्नोर्ड। स्पेसिफिक जो है एक्सेप्शन है ये डेफर टैक्स में कि जी तमाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड की जाती है, अदर देन टू, जिसमें इनिशियल रिकग्निशन ऑफ गुडविल है और एक परमानेंट डिफरेंस है जिसे स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। नेक्स्ट प्रोविजन की बात आ रही है। तो प्रोविजन की जो कैरिंग अमाउंट है दैट इज 20। तो प्रोविजन की जो अमाउंट है उसमें यह है कि टैक्स पर्पजेज के लिए प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट विल नॉट बी डिडक्टेबल अनटिल द एंटिटी पेज, यानी कैश बेसिस पर हमें अलाउ हो जाएगा। तो हम अभी एक्सपेंस बना रहे हैं, टैक्स वाले उसे नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंस बनाएंगे, तो एक टेम्परेरी डिफरेंस तो यहाँ से क्लियरली अराइज हो रहा है। और इस टेम्परेरी डिफरेंस को अगर हम देखें तो इसमें टैक्स बेस की अगर हम बात करें तो कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट, तो हमारे पास जो है 20 - 20 जीरो की टैक्स बेस आ जाती है। एंड दैट मीन्स कि हमारे पास, क्योंकि ये प्रोविजन लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो तो हमारा जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो डिडक्टेबल होता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट है। तो गवर्नमेंट ग्रांट को भी टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक लाइबिलिटी के तौर पे कंसीडर नहीं कर रही। हम तो IS 20 के मुताबिक डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को एक लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ उसको नहीं कंसीडर कर रही। तो उनकी नज़र में इसकी टैक्स बेस ज़ीरो है। वैसे भी वो कह रहे हैं कि ना ये टैक्सेबल होगी, ना इस पर कोई जो है प्रॉफिट और लॉस में इम्पैक्ट उनके आएगा टैक्स के अंदर, और ना इससे रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन की वैल्यू पे, फिगर पे जो टैक्स में है फ़र्क पड़ेगा। सो टैक्स बेस इज ज़ीरो, लेकिन क्योंकि ये एक परमानेंट डिफरेंस है कि हम तो प्रॉफिट और लॉस में इनकम बनाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ एसेट, क्योंकि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होगी डेफर्ड ग्रांट, और टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं उसको टैक्स में कभी भी शामिल नहीं करेंगी, ना जब रिसीव हुई है तब, ना बाद में। सो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। इन्वेंट्रीज have been written down by ₹10 million to their NRV by ₹10 million, नॉट अलाउड बाय टैक्स रूल्स। तो टैक्स रूल्स जो है एनआरवी पे राइट डाउन अलाउ नहीं करते, तो वो कॉस्ट को अलाउ करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारी कैरिंग अमाउंट 50 है तो राइट डाउन से पहले इन्वेंट्री की कॉस्ट जो थी दैट वाज 60। तो टैक्स अथॉरिटीज़ राइट डाउन को अलाउ नहीं करती, तो उनकी नज़र में हमारी इन्वेंट्री की जो वैल्यू है दैट इज स्टिल 60। तो जब हम इन्वेंट्री को सेल करेंगे तो वो जो हमें डिडक्शन अलाउ करेंगे वो 60 की करेंगे, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्योंकि टैक्सेबल है, इन्वेंट्री को सेल करके जो रेवेन्यू आता है उस पर टैक्स लगता है। तो जब आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स टैक्सेबल हों तो आपकी जो टैक्स बेस होती है वो इक्वल टू फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट होती है एसेट्स की सूरत में। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक डिडक्टेबल, क्योंकि कैरिंग अमाउंट कम है और इन्वेंट्री एसेट है, कैरिंग अमाउंट कम हो तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होता है, वो राइज हो जाएगा। बाकी आइटम्स के बारे में जी पॉइंट में ये बताया गया है कि टैक्स बेस ऑफ ऑल अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट। और टैक्स बेस जब इक्वल होगी कैरिंग अमाउंट के तो इसका मतलब है कोई टेम्परेरी डिफरेंस और डेफर टैक्स राइज नहीं होगा। तो फॉर अदर आइटम्स आर टेम्परेरी डिफरेंसेस जस्ट नील, और कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब इक्वल अमाउंट होगी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस की तो टेम्परेरी डिफरेंस जीरो पे लिखेंगे। अब जब हम टेम्परेरी डिफरेंस आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं तो फिर हमारा डेफर टैक्स कैलकुलेशन की बारी आती है। डेफर टैक्स अगर हम फुल डिटेल में कैलकुलेट करें, समटाइम्स वी आर यूजिंग शॉर्टकट्स, क्योंकि बहुत हर क्वेश्चन में हर आइटम नहीं होता, तो हम इनमें से बाज़-औक़ात एक या दो स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो लेकिन इसमें सारे के सारे स्टेप्स हैं तो उनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो डेफर टैक्स वर्किंग ले लेंगे, लाइबिलिटी और अगर एसेट की फिगर होगी तो वो नेगेटिव में मेंशन कर देंगे,
रुपीज़ इन मिलियन में हमारे पास फिगर्स हैं। तो सबसे पहले हमने लेना है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे। अब अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं ऊपर, तो हमारे पास दो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हैं, 100 एंड 200, लैंड और बिल्डिंग पे। तो इनके ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 30% टैक्स रेट है, 100 प्लस 200 300 पे 30%। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब ये है कि फ्यूचर में टैक्स लगेगा तो हमारे पास लाइबिलिटी आ जाएगी 300 का 30%, 90 का टैक्स पे करना पड़ेगा हमें इन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पर। अब डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस लेते हैं। तो वी हैव टू डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, एक 20 का और एक 10 का। तो 30 का 30% 9 की अमाउंट है। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब है कि फ्यूचर में हमें इतने से डिडक्शन मिल जाएगी और हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये हमारा एसेट ट्रीट होगा और लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा। क्वेश्चन में अनयूज टैक्स लॉसेस भी दिए हैं। तो अनयूज टैक्स लॉसेस का इम्पैक्ट ये है कि जब इन लॉसेस को हम प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे फ्यूचर में, तो हमें कम प्रॉफिट की अमाउंट आएगी जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा और हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। तो 30% टैक्स रेट का मतलब है कि 20 मिलियन का 30% हमें टैक्स में सेविंग हो जाएगी। तो इसको भी डेफर टैक्स एसेट ट्रीट करेंगे। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस से डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनती है, जबकि डेफर टैक्स एसेट तीन चीज़ों से बनता है: डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, अनयूज टैक्स लॉसेज एंड अनयूज टैक्स क्रेडिट्स। लेकिन अनयूज टैक्स क्रेडिट्स जो होते हैं वो स्ट्रेट डिडक्शन होते हैं हमारी टैक्स लाइबिलिटी से, यानी जितने का हमें क्रेडिट मिल रहा होता है उतने से हमारी जो फाइनल टैक्स की लाइबिलिटी होती है वो हमें कम पे करनी पड़ती है। तो आपका अगर फाइनल जो टैक्स कैलकुलेशन है, कंप्यूट आपने किया करंट टैक्स लेट से कि 80 मिलियन का, और आपको 5 मिलियन की अनयूज टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, सो इट मीन्स कि आपको 80 में से 5 निकाल के जस्ट 75 पे करने होंगे। इसलिए इसे हम स्ट्रेट रिडक्शन या डायरेक्ट रिडक्शन कहते हैं, और इस पर रेट अप्लाई नहीं करना, इस बात का आप ख्याल करेंगे। अब अगर हम टोटल कर लेते हैं, नेट कर लेते हैं, तो हमारे पास 90 की डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, 9, 6 एंड 5 का एसेट आ रहा है, तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाती है 70 की, जो हमें प्रेजेंट करनी है इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज डेफर टैक्स लाइबिलिटी। अगर यहाँ पर हमारे पास नेट फिगर नेगेटिव में आ जाती बेस्ड ऑन अबव कैलकुलेशन, तो हम उसे डेफर टैक्स एसेट के तौर पे प्रेजेंट करते। तो प्रेजेंटेशन हमारी जो होगी डेफर टैक्स लाइबिलिटी की, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर होगी, तो इट वुड बी प्रेजेंटेड देयर। अब इसमें से कौन सी अमाउंट्स जो हैं वो प्रॉफिट और लॉस में जानी चाहिए और कौन सी अमाउंट्स जो हैं वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जानी चाहिए, तो उसका सिंपल रूल ये है कि क्योंकि लैंड पर रिवैल्यूएशन की वजह से राइज हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट होगा वो हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में लेकर जाएंगे और बाकी सारा प्रॉफिट और लॉस के अंदर इम्पैक्ट जा रहा होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने डिफरेंट एसेट एंड लाइबिलिटीज़ पर टैक्सेबल, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कंसीडर किए। दो आइटम ऐसे भी देखे जैसे लग्जरियस कार और गवर्नमेंट ग्रांट, जिसमें एक्चुअली परमानेंट डिफरेंस था तो उनको इग्नोर करना था हमने। और डेफर टैक्स जब हमने कैलकुलेट किया तो तमाम पॉसिबल आइटम यानी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, अनयूज टैक्स लॉसेज और अनयूज टैक्स क्रेडिट सबको हमने कंसीडर किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।